नमस्कार, 4 बजे की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम विषय पर चर्चा करने वाले हैं आरक्षण पर ब्रेक। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना रुख साफ कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले को सरकार को झटका लगा है। कोर्ट ने 25 मई तक नई व्यवस्था के तहत पंचायत चुनाव कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। फैसले के बाद से कई समीकरण बदल जाएंगे। सरकार ने ये माना है कि 1995 के आरक्षण रोटेशन को आधार वर्ष मानकर उनसे गलती हुई है। और इसके बाद लगातार आज हम आरक्षण पर ब्रेक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 1995 को जो आधार माना गया था और उसके आधार पर जो पंचायत चुनाव में लिस्ट जारी की गई थी, उसको लेकर तमाम खामियां सामने आ रही थी। लोगों ने शिकायत भी की थी और मुख्य रूप से पीआईएल दाखिल की थी अजय कुमार ने जो पीआईएल दाखिल की, उसके ऊपर इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच का आज फैसला आया है। और इस फैसले के बाद अब यह स्थिति बिल्कुल साफ कर दी गई है कि 1995 को आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि 2015 को आधार मानकर अब उत्तर प्रदेश सरकार को नई लिस्ट जारी करनी होगी। इस नई लिस्ट को जारी करने के लिए 10 दिन दिए गए हैं और साथ ही साथ 25 मई की तिथि दी गई है फाइनल पंचायत चुनाव कराने के लिए। सरकार को इसी बीच में तमाम तैयारियां करनी होंगी और इस तैयारी के बाद ये चुनाव कराने होंगे। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मोतीलाल यादव, सीनियर अधिवक्ता, हाईकोर्ट, जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे इस विषय को लेकर तमाम जानकारी। जी मोतीलाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज ये जो फैसला आया है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का, इसके आधार पर अब 2015 को ही आधार बनाया जाएगा। मैं आपसे पूरे तौर पर जानकारी चाहती हूँ कि क्या पूरा मामला था और क्या बदलाव अब होगा। जी मोतीलाल जी। सन 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद। जी आवाज़ आ रही है। जी आप अपनी बात पूरी करें। पंचायत राज एक्ट 1947 में बना था आज़ादी के तुरंत बाद। उसी समय ग्राम पंचायत एक्ट भी बना था। तो इस आरक्षण पॉलिसी के पीछे ये मंशा थी कि जो रोटेशन आरक्षण का किया जाए, उसमें हर समुदाय के लोगों का भागीदारी होती रहे। इसीलिए हर पंचवर्षीय पे आरक्षण का रोटेशन करने का प्राविधान बनाया गया। 95 में जो आधार वर्ष लिया गया था, जो शासनादेश था, 95 में से ये रोटेशन आरक्षण का होता चला आ रहा था। क्योंकि अखिलेश गवर्नमेंट में 16 सितंबर 2015 को एक नया शासनादेश जारी किया और जिसमें ये कहा कि आधार वर्ष अब 1995 न मान करके अब आधार वर्ष 2015 माना जाएगा। तो इसी को लेकर के 2015 आधार वर्ष चूंकि शासनादेश था और जब आगे शासनादेश आ गया तो पिछला जो शासनादेश था 1995 का जो आधार वर्ष था वो लागू नहीं करता है। इसी परसुएंस में जो सरकार ने 11 फरवरी 2021 को शासनादेश जारी कर आधार वर्ष 1995 को माना, वही आदेश अजय कुमार ने याचिका में चैलेंज किया था। और हाईकोर्ट ने ये देखा कि आधार वर्ष 2015 चूंकि वो शासनादेश अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है 2015 का, तो आधार वर्ष 1995 कैसे माना जा सकता है। इसलिए ये शासनादेश को हाईकोर्ट ने आज क्वेश्चन कर दिया। जी मोतीलाल जी, बड़ा सवाल ये है कि कहीं इसके पीछे की मंशा ये तो नहीं थी कि जो समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, यदि आप 1995 को आधार वर्ष मानते हैं या उसके आधार पर फैसला करते हैं तो समीकरण बिल्कुल ही बदलता नजर आता है। जहां पर आज सामान्य सीट होनी चाहिए वहां पर एससी सीट होती है, जहां एससी सीट होनी चाहिए वहां पर बैकवर्ड की सीट हो सकती है। तो समीकरण पूरी तरह से कहीं ना कहीं बदलता है यदि आप 1995 को आधार वर्ष मानते हैं और यदि 2015 को मानते हैं तो वो पूरी स्थिति
परिस्थितियां बदल जाती हैं और वहां पर आरक्षण की पूरी तस्वीर बदल जाती है। तो इसके पीछे क्या मंशा रही होगी, साथ ही साथ समीकरण किस तरह से बदला है? अब हमको तो ये लग रहा है कि सरकार का इसमें कोई सरकार का ऐसा कुछ रहा होगा, जबकि शासनादेश ऑलरेडी है 2015 का, तो उस हिसाब से करना चाहिए। अब 2015, अब चूंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि 10 दिन के अंदर नया नोटिफिकेशन जारी करें, नया शासनादेश जारी कर और 25 मई तक इलेक्शन करावें, तो अब जब आधार वर्ष 2015 माना जाएगा तो स्वाभाविक है जो सीटें एससी रिजर्व थी, ओबीसी रिजर्व थी या जनरल रिजर्व थी, वो सभी सीटें चेंज हो जाएंगी। और सरकार ने जो चाहा था, हमें लग रहा है उस पर कहीं कहीं हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर ब्रेक जरूर लगा है, पूरी आरक्षण पद्धति पर ब्रेक लगा है। साथ ही साथ अब नई लिस्ट भी सरकार को 10 दिनों के अंदर जारी करनी होगी और उसके अलावा पंचायत चुनाव की तिथि को बढ़ाया गया है, 15 मई से बढ़ाकर उसे 25 मई तक का समय फिलहाल दिया है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने, और इसी चुनाव अवधि के मध्य में पंचायत चुनाव को संपन्न कराना होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी भी जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत जी, आपके पास आऊंगी और मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार को इस फैसले के बाद झटका लगा है? देखिए प्रियंका, यकीनन तौर पर अगर आज हाईकोर्ट के फैसले को अगर सुने तो यकीनन तौर पर इस फैसले से कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि जिस तरह से जो आरक्षण की प्रक्रिया को जो प्रदेश सरकार ने जो लागू करने की जो बात कही थी, 1995 के जो आरक्षण के नीति को जो लागू करने की जो बात की थी, उसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार उस पर काम भी कर रही थी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था और जो पूरी प्रक्रिया थी आरक्षण की, उसको भी सरकार ने कहीं ना कहीं पूरा कर लिया था। लेकिन जिस तरह से जो एक पीआईएल दाखिल की गई अजय कुमार की तरफ से और उस पीआईएल पर सुनवाई करते हुए जिस तरह से कोर्ट ने जो फैसला लिया है, तो यकीनन कई मायनों में देखा जाए प्रियंका, तो सरकार को एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि फिर से वो पुनः शुरुआती प्रक्रिया सरकार को फिर से करनी पड़ेगी, एक नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रियंका एक चीज और बता दूं कि बहुत सारी जगहों से अनियमितताओं की भी शिकायतें आई थी कि जहां पर आरक्षण जो नीति उसको लागू करने की जो बात की थी, तो वहां पर उत्तर प्रदेश के 9 जिले ऐसे हैं जहां पर अनियमितताएं सामने आई थी। फिर वो चाहे रायबरेली की बात कर ली जाए या फिर कानपुर की बात की जाए या लखनऊ की बात की जाए या फिर आजमगढ़ की बात की जाए, सबसे ज्यादा जो अनियमितताएं पाई गई हैं प्रियंका, वो सबसे ज्यादा रायबरेली में देखने को मिली, और जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदलते हुए जरूर नजर आएंगे। सरकार को 10 दिन का समय जरूर दिया गया नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, लेकिन यकीनन तौर पर प्रियंका इस फैसले से कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा झटका जरूर लगा है प्रियंका। जी अनिकेत, इसके अलावा बड़ा सवाल ये भी होता है कि इस तरह की जब छेड़छाड़ की जाती है, पंचायत चुनाव की बात कर लें या तमाम अन्य योजनाएं जो होती हैं या जो भी प्रक्रियाएं, सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं, इनमें जब छेड़छाड़ होती है तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होती है, उसके अलावा सरकार की भी कहीं ना कहीं मंशा होती है और दोनों की मिलीभगत से ये काम किया जाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या होता है, क्यों इस तरह की चीजों में बदलाव किया जाता है जहां पर कोर्ट को दखल देना पड़े और उसके बाद फैसला बिल्कुल विरुद्ध आता है? देखिए प्रियंका, सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा कि जिस तरह से अनियमितताओं की जो शिकायतें आ रही थी कि सरकार ने जो 1995 को आधार मान के जो आरक्षण की नीति को जो लागू किया था, उसमें बहुत जगह अनियमितताएं देखने को मिली थी। अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश के 9 जिले ऐसे थे जहां पर अनियमितताओं की बात सामने आई थी कि जहां पर आरक्षण नीति तो लागू कर दी गई थी, लेकिन 9 जिले ऐसे थे जहां पर बहुत सारी अनियमितताएं थी। जहां पर एससी सीट होनी चाहिए वहां पर ओबीसी हो गई, जहां पर जनरल सीट होनी चाहिए वहां पर बैकवर्ड सीट हो गई। तो ऐसी कई काफी अनियमितताएं 9 जिलों में देखने को मिली थी। उनमें से सबसे ज्यादा जो अनियमितता देखने को मिली आरक्षण नीति में, वो रायबरेली से सामने आई। तो इसी वजह से कोर्ट को दखल देना पड़ा इस पूरे मामले पर। पीआईएल जब अजय कुमार की तरफ से दाखिल की गई तो कोर्ट ने पूरा दखल दिया इस पंचायत आरक्षण नीति को लेकर और एक नया फरमान जारी कर दिया। अब जरूर है प्रियंका कि अब एक जिस तरह से नई 2015 को समझ दिया गया 27 तारीख तक जो अनियमितता है उन्हें दूर करना है, नई जो नोटिस है उसे जारी करने की बात सामने आ रही है कि 10 दिनों का समय प्रदेश सरकार के पास में है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती जरूर होगी कि जो आरक्षण नीति की जो पहले नोटिफिकेशन जारी प्रदेश सरकार ने जो किया था वो अब कहीं ना कहीं बदल गया है। तो अब सरकार के लिए चुनौती जरूर रहेगी कि किस तरह से अब फिर से उस प्रक्रिया को पुनः से शुरुआत की जाए। जिन जिलों में आरक्षण की जो लागू करना है, अब सीटों के बदलाव होंगे, जहां पर एससी सीट होनी थी वहां पर शायद हो सकता है ओबीसी सीट हो जाए।
तो ऐसे कई बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे। यकीनन तौर पर इस फैसले से कहीं ना कहीं प्रियंका सरकार को जरूर एक बड़ा झटका जरूर लगा है, और बदलाव की अगर बात की जाए प्रियंका, तो एक बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा इस आरक्षण नीति से। जी बिल्कुल। एक बार फिर से हम इस पंचायत प्रक्रिया में जो आरक्षण की प्रक्रिया होती है उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मोतीलाल जी, आपके पास आऊंगी। मैं चाहूंगी कि रोटेशन की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरी तरह से आप हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करें कि किस तरह की ये प्रक्रिया होती है और क्या महत्व होता है जब इसके आधार पर कैंडिडेट को तय किया जाता है। तो देखिए, ऐसा है, सरकार की ये आरक्षण रोटेशन को लेकर के सरकार की ये मंशा थी कि हर कम्युनिटी के, हर जाति के लोगों का क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में प्रतिनिधित्व हो। इसीलिए सरकार ने ये पॉलिसी बनाई थी कि हर 5 साल में सीट रोटेट होगी। अगर वो एससी है तो ओबीसी हो जाएगी, या ओबीसी है तो जनरल हो जाएगी, या महिला रिजर्व हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही स्वागत योग्य फैसला था गवर्नमेंट का कि हर कम्युनिटी के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता था। लेकिन हमको ये लग रहा है कि जो ये आधार वर्ष 1995 का लिया गया है, तो हमें लग रहा है इसमें पिक एंड चूज की पॉलिसी एडॉप्ट की गई है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी होता है, और जिलाधिकारी ही सब क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की सभी सीटें वही निर्धारित करता है जी। तो इसमें 1995 के आधार वर्ष में इसमें थोड़ा सा वो हुआ है। बाकी तो 2015 की अगर आधार वर्ष मान करके ये किया जाएगा तो ये स्वाभाविक है। 1995 के आधार वर्ष में जो सीटें एससी थी, जो एससी थी वो जनरल हो जाएगी, जो जनरल थी ओबीसी हो जाएगी। तो ये पूरा पैटर्न ही, आरक्षण का पूरा पैटर्न 2015 के आधार वर्ष के आधार पर चेंज हो जाएगा। लगभग हमें लग रहा है 80% सीटें चेंज हो जाएंगी। जी बिल्कुल। तो ये जो प्रक्रिया जब भी बनाई गई थी, उस प्रक्रिया का पूरा उद्देश्य यही था कि जैसा कि मोतीलाल जी ने बताया और हम भी आपको लगातार बता रहे हैं कि उसका पूरा उद्देश्य यही था कि किसी भी एरिया में जो भी जाति विशेष रहते हैं उन सबको एक एक बार मौका मिलना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र में होना चाहिए। इस आधार पर इस प्रक्रिया को बनाया गया था। लेकिन यदि हम आधार वर्ष को बदल देते हैं तो एक जो सीक्वेंस चला आता है हर 5 साल के बाद कैंडिडेट के बदलने का, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और ऐसे में आज की स्थिति में 2021 में खड़े होकर यदि हम समीकरण देखें तो पूरी तरह से बदल जाएगा। अनिकेत, एक बार फिर से वापस आपके पास लौट कर आऊंगी और अगला सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिर इस प्रक्रिया में बदलाव क्यों किया गया। आपने बताया कि तमाम अनियमितता देखने को मिली थी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अनियमितता देखने को मिली, लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया और जब इतना विरोध हुआ उसके बाद ही पीआईएल दाखिल की गई, पीआईएल पे ये फैसला आया है। लेकिन यदि कहीं ना कहीं पीआईएल दाखिल नहीं होती और ये फैसला नहीं आता तो इस फैसले से किनको लाभ मिल सकता था? क्या व्यक्ति विशेष को या समीकरण के आधार पर पार्टी विशेष को लाभ देने के लिए इस फैसले में बदलाव किया गया? देखिए प्रियंका की अगर बात की जाए जो प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार ने 1995 का जो आरक्षण का जो आधार माना था, तो उस फैसले से कहीं ना कहीं जो हर वर्ग के जो लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं जरूर मौका मिलता पंचायत चुनाव में उतरने का। और अगर देखें प्रियंका, तो अभी जो समिति की जो बैठक हुई उसमें भी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बात साफ कर दी कि पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या उसके परिवार का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर उसे चुनाव लड़ना है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं ये प्रयास था कि हर वर्ग को, हर व्यक्ति को अवसर मिले, मौका मिले आगे आने का, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा बेहतर काम करने का। तो ये प्रयास जरूर किया गया था, ये जरूर बात सामने आ रही थी। लेकिन जिस तरह से अनियमितताएं देखी गई अलग अलग जिलों में, 9 जिले जिनमें विशेष तौर पर सामने आए, जिसमें से रायबरेली सबसे ज्यादा ऐसा प्रभावित जिला रहा जहां पर सबसे ज्यादा अनियमितताएं देखने को मिली। तो एक बड़ा कारण ये जरूर रहा है कि जिस तरह से अनियमितताएं देखी गई थी, आरक्षण की जो नीति जो 1995 से जो मानी जा रही थी, तो उसमें अनियमितताओं की वजह से एक बड़ी समस्या जरूर आ रही थी जिसका भारी विरोध भी देखने को मिला था। तो यही कारण है कि उस विरोध की वजह से जो पीआईएल अजय कुमार की तरफ से दाखिल की गई उसे कोर्ट ने स्वीकारा भी और उस पर फैसला भी अपना दिया, अपनी टिप्पणी भी दी। तो अब जिस तरह से 2015 का जो आधार माना जाएगा प्रियंका,
तो वो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं जो समीकरण जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो बैठाए गए थे, जो समीकरण बनाए गए थे 1995 के आरक्षण नीति को अपनाते हुए, वो समीकरण जरूर अब बदलता नजर आएगा। अब शायद उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा जो एक अवसर को तलाश रहे थे या जिन्हें अवसर मिलना चाहिए था, शायद अब उन्हें वो मौका ना मिल पाए। क्योंकि यकीनन तौर पर जैसे इटावा की सीट को अगर आप देखें प्रियंका, तो इटावा की सीट पहले एसटी सीट हुआ करती थी, लंबे समय से ऐसी सीट चली आई, तो बदलाव वहां भी देखने को मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारे जिलों की, ऐसी बहुत सारी जगहों पर ऐसे बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे कि जहां पर जनरल सीट थी वहां पर अब ओबीसी हो सकती है, या फिर जहां पर ओबीसी सीट है वहां पर एसटी हो सकती है, या फिर जहां पर एसटी सीट है वहां महिला के लिए रिजर्व सीट हो सकती है। तो ऐसे जो बदलाव समीकरण जो अब बदलते नजर आएंगे, तो वो एक जरूर चुनौती होगा प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि प्रदेश सरकार ने तो पहले ही 1995 को आधार मान के आरक्षण की नीति को लागू किया था और उसी आधार पर अब पूरे समीकरण बनाए गए थे। लेकिन अब जिस तरह से अब कोर्ट ने फैसला ले लिया है कि 2015 के आधार को माना जाएगा, तो समीकरण जरूर बदलते नजर आएंगे प्रियंका, और ये सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती जरूर रहेगा। जी बिल्कुल। तो जो व्यवस्था पहले से तय की गई है उस आधार पर चलने से यदि हर वर्ग को फायदा होता है तो यकीनन उसको फॉलो करना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसमें बदलाव की जरूरत यहाँ पर नजर नहीं आती है। ये एक अवांछित बदलाव यहाँ पर किया गया था और इसको लेकर आज फैसला आया है। मोतीलाल जी, एक बार फिर से आपके पास वापस आऊंगी। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि यदि इस केस में पीआईएल दाखिल नहीं होती तो ऐसे में क्या होता? क्या ये मामला यूं ही बरकरार रहता और जो तमाम ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन या कह ले सरकार मिलकर जो समीकरण बनाना चाह रहे थे, क्या ये वैसे ही जाता या इसमें और कुछ हो सकता था? कानून के आधार पर आपसे जानना चाहूंगी। ऐसा है, अगर कहीं कानून का वायलेशन होता है तो उसका परीक्षण तो केवल हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही अदालतें ही कर सकती हैं। अगर ये जनहित याचिका न दाखिल की गई होती है तो कई क्षेत्रों में जिला पंचायत के चुनाव में जिस क्षेत्र में मात्र 10 वोटर है किसी जाति विशेष का, उसके नाम पे रिजर्व कर दिया गया। तो ये एक पिक एंड चूज की पॉलिसी अडॉप्ट की गई, और शायद ये पीआईएल न होती तो इसी आधार पे सरकार चुनाव करा ले जाती और लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाता। तो चूंकि जो आधार वर्ष 2015 का रखा गया है, तो 2015 में जो सीट अगर एससी होगी तो अब वो सीट एससी नहीं रहेगी, अब वो जनरल होगी या ओबीसी हो जाएगी या महिला हो जाएगी। जी। अब 2015 के आधार वर्ष के हिसाब से अब जो आरक्षण सूची जारी करेगी गवर्नमेंट, उसमें लोगों के साथ न्याय होगा और सभी सही तरीके से आरक्षण पॉलिसी जो है रोटेट होगी। जी बिल्कुल। तो मोतीलाल जी हमारे साथ बने रहेंगे और साथ ही साथ अनिकेत जी भी हमारे साथ बने रहेंगे। इस विषय पर हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आरक्षण पर ब्रेक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और तमाम ऐसी अनियमितताएं जो देखने को मिली है आरक्षण को लेकर, उन पर आज इलाहाबाद की हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आया है। अब सरकार को 10 दिनों के अंदर नई सूची देनी होगी और उसके साथ ही साथ 27 मई तक चुनाव भी कराने होंगे। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मोतीलाल जी सीनियर अधिवक्ता भी जुड़े हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी भी हमारे साथ हैं। अनिकेत, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। और ये जो हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की बात करें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव और साथ ही साथ चुनाव से जुड़ी हर वो चीज़ अपना एक महत्व रखती है। भारतवर्ष में इसको बहुत ही अहम दर्जा दिया गया है और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ लोकतंत्र को सर्वोपरि रखा गया है। ऐसे में जब इस तरह की प्रक्रियाओं के साथ छेड़छाड़ होती है तो कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल उठाए जा सकते हैं, चाहे हम सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग ही खुद उसे खराब करेंगे तो किस तरह से हम इस प्रक्रिया को बनाए रख पाएंगे? यकीनन तौर पर अगर पंचायत चुनावों को अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव सबसे अहम चुनाव माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है जहां पर गांवों के जो लोग हैं, जो जमीन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो एक किसानी करने वाला व्यक्ति है, जिसके पास खेती है, जो किसानी करता है, तो उसे अवसर मिलता है, उसे मौका मिलता है अपने द्वारा चुने हुए पंचायत को चुनने का। तो उसकी जो जन समस्याएं, उनकी जो बातें हैं, उनसे जो सरोकार रखने वाली चीजें जिन्हें पटल पर लाना चाहिए, तो उसको बेहतर ढंग से लाने का जो प्रयास, जो वजह होती है, वो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव से देखा जा सकता है उसको जोड़कर। क्योंकि जो नेतृत्व कर रहे हैं गांवों का, क्षेत्रों का, अपने अपने इलाकों का, तो ये जरूरी है कि जो मेन मूल मुद्दे जो वहां के हैं वो उठाकर सामने लाए जा सके। तो ये एक बेहद अहम कड़ी होती है पंचायत चुनाव लोकतंत्र की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए। अब ऐसे में अगर ऐसे छेड़छाड़ अगर होती रहेगी, आरक्षण नीतियों पर लेकर लगातार बहस होती रहेगी, इनमें बदलाव देखने को मिलेगा। सरकारें अपनी तरफ से अगर इसमें किसी प्रकार के बदलाव करेंगी तो यकीनन तौर पर इस छेड़छाड़ से कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर एक जो प्रभावित जो लोग होंगे, बड़े स्तर पर लोग इससे प्रभावित होंगे। तो ये जरूर समझना चाहिए। शायद यही एक वजह है कि हाईकोर्ट ने इसमें अपनी दखल दी और अब जो फैसला हाईकोर्ट ने लिया है तो उसकी वजह भी यही हो सकती है कि जिस तरह से अनियमितताओं की बात सामने आई, क्योंकि सरकार ने तो आरक्षण की नीति को तो लागू कर दिया। उन्होंने कह दिया कि आरक्षण की जो प्रक्रिया उसे लागू किया जा रहा है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, लगभग पूरी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी। तो जिस तरह से छेड़छाड़ हुई, जिस तरह से चीजें बदलती नजर आई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव, एक जो प्रभावित हो रहे थे जो लोग, जिससे लगातार जो शिकायतें सामने आ रही थी, लोगों की बातें सामने आ रही थी, तो उस पर दखल जरूर कोर्ट ने दिया। तो अब जाकर जिस तरह से फैसला आया है कि 2015 के बाद से जो आरक्षण की जो नीति है उसे लागू किया जाएगा, शायद ये एक बेहद जरूरी था इस वक्त कोर्ट को दखल करना इस पूरे मामले को लेकर, और एक अहम फैसला भी जरूर माना जा सकता है कि ताकि जिन्हें अवसर, जिन्हें मौका मिलना चाहिए, शायद उन्हें मौका मिले और जो मूलभूत जो जरूरी जो चीजें हैं जिन्हें बाहर निकल कर आना चाहिए, जो मूल आवश्यकताएं हैं, जो मूल बातें हैं, जो ग्रामीणों की जो समस्या है, जो जन समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें सामने लाया जा सके, ये एक बड़ी वजह हो सकती है इस तरह के बदलावों की। लेकिन यकीनन तौर पर प्रियंका, जिस तरह से बदलाव देखने को मिलते हैं, इससे बदलाव से कहीं ना कहीं लोकतंत्र कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित जरूर होता है। जी बिल्कुल। मोतीलाल जी, आपसे अगला प्रश्न मेरा ये है कि पंचायत चुनाव की यदि हम बात करें तो सबसे जमीनी प्रक्रिया है लोकतांत्रिक आधार पर यदि हम देखें, और ऐसे में उसका मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए कि ग्रामीणों को जो भी परेशानियां होती है उनके आधार पर वहां चुनाव के जो भी कैंडिडेट है उनका चयन हो, ताकि ग्रामीण के स्तर पर जो सुधार है वो वहीं से शुरू होगा। यदि ऐसे में हम चुनावी रंग को थोप देंगे कहीं ना कहीं और उसके आधार पर तमाम जो योजनाएं हैं उनको उस हिसाब से बदलने लगेंगे तो चोट पहुंचेगी सबसे पहले तो जमीनी स्तर पर। और ऐसे में जब हम सुधार की बात करते हैं तो सुधार तो बहुत दूर की बात है, जो प्रक्रिया है हम उसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कितना सही है इसके साथ छेड़छाड़ करना? देखिए प्रियंका जी, जैसा कि आप पिछले 1 साल से देख रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक तरीके से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, ये अपनी मनमानी करके ही आगे कार्य करती रही है। आप सुप्रीम कोर्ट का मैटर देख लीजिए, वो हैबियस कार्पस की जो मुकदमे थे, PIL थी जम्मू कश्मीर की, उन पर ये नियम है कि उसकी तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, चूंकि वो कस्टडी में है। वो हैबियस कार्पस की PIL पेंडिंग कर दी गई
सुप्रीम कोर्ट पर भी लोगों ने उंगली उठाई। अगर ये अभी दिशा रवि वाले मामले में जो दिल्ली पटियाला हाउस ने जो ऑर्डर किया, उससे थोड़ी जनता को आस फिर से जगी है न्यायपालिका में, और इस हाई कोर्ट में जो ये ऑर्डर क्वेश किया गया है, इससे जनता में, वोटर में एक विश्वास जगा है, प्रत्याशियों में एक विश्वास जगा है कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, मेरे साथ न्यायपालिका है, मेरे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये इस तरीके की जो कार्रवाई सरकार पिछले कई सालों से करती आई है, इस पर जब तक न्यायपालिका इसका परीक्षण नहीं करेगी, जनता के साथ, प्रत्याशियों के साथ न्याय नहीं हो सकता। ये आर्डर स्वागत योग्य है, और हाईकोर्ट ने जो आदेश क्वेश किया है वो स्वागत योग्य है। और इसमें अब जो नई 2015 के आधार पे आरक्षण पॉलिसी आएगी और रोटेट होगी, उससे हर आदमी को, सही आदमी को चुनाव लड़ने का, सही कम्युनिटी के लोगों को, सही जाति के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा। जी बिल्कुल मोतीलाल जी, समय की कमी की वजह से इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। मोतीलाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिकेत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आज इस विषय पर हमने चर्चा इसलिए की है क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। यदि कहीं ना कहीं प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, सरकार की जो जिम्मेदारी है, उसको पूरी तरह से निर्वहन करने के लिए बीच में हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, जबकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। तमाम जो नियम कानून है वो लोकतंत्र में पहले से ही मौजूद है, दर्ज है। उसके बाद भी यदि कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ता है तो ये अपने आप में शर्मिंदगी का विषय है और हमें इससे बचना ही चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नई चर्चा के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।